हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का अपना टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री। तो स्टोइकियोमेट्री जो है, जब आप रिएक्शन बैलेंस करते हैं तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए जो भी आप वहां पर इंटीग्रल वैल्यूज पुट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने एक रिएक्शन लिखी, सपोज H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl। तो अभी रिएक्शन बैलेंस तो है नहीं, तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यूजुअली क्या करते हैं, हम यहाँ पर कुछ सुटेबल नंबर्स को ऐड करते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में। इस तरीके से रिएक्शन में हम जो डिफरेंट एलिमेंट्स या सब्सटेंसेस वहां पर प्रेजेंट है उनके नंबर ऑफ एटम्स को दोनों तरफ बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने 2 ऐड कर दिया। अभी ये 2 ऐड करने से हुआ क्या, यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन एंड साथ में क्लोरीन भी देखिए यहाँ पर आपके बैलेंस हो गए। तो जो हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है, उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हम ये जो नंबर्स यहाँ पर यूज करते हैं, इन्हीं नंबर्स को क्या बोला जाता है, स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। ठीक है ना। तो अभी स्टोइकियोमेट्री का मोल कॉन्सेप्ट के साथ क्या रिलेशन है, ये जब हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उस न्यूमेरिकल पार्ट में आपको ये सारी चीजें हम डिटेल में समझा देंगे। आज के लेसन में हम लोगों को चीजों को समझना है कि मोल कॉन्सेप्ट में कुछ ऐसे स्पेसिफिक फॉर्मूले हैं या रिलेशंस भी आप कह सकते हो। अगर आपने उन रिलेशंस को बहुत डिटेल में समझ लिया तो ये लेसन आपकी ग्रिप में आ जाएगा, मीन्स इसके सारे न्यूमेरिकल्स आप कर पाएंगे। एंड न्यूमेरिकल्स करते समय आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी कि आप कुछ भी सॉल्व करेंगे, डेटा आपको कुछ भी गिवन रहेगा, उन सारी चीजों को यूनिटरी मेथड पर रख करके अप्लाई करना है। मतलब 2, 4, 10, 15 कुछ भी दिया हो ना, 1 के रिस्पेक्ट में अगर आप चीजें कैलकुलेट करेंगे, 1 के बारे में आपने कुछ पता लगा लिया एंड देन आगे बढ़ेंगे तो ये चीजें आसान हो जाएंगी, आप न्यूमेरिकल को इजीली कर पाएंगे। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं इसमें कुछ जो स्पेसिफिक रिलेशंस हैं उनके थ्रू। अब देखते हैं भाई मोल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मोल का मतलब क्या है। तो जो एक साइंटिस्ट थे एवोगैड्रो साहब ने कहा कि किसी भी चीज का जो 1 मोल होता है, या सिंपली पहले हम लोग मोल की बात करते हैं। जो मोल होता है, मोल का मतलब होता है हीप, HEAP। हीप का मतलब हो गया ढेर, हिंदी में इसको ढेर बोलते हैं। तो ढेर किसका है, ढेर है हमारे पास किसी एलिमेंट का, कोई कंपाउंड है। अब एलिमेंट में क्या प्रेजेंट है भाई, तो एलिमेंट में अगर मेटल प्रेजेंट है तो वहां पर एटम्स की बात करी जाएगी। अगर कोई नॉन मेटल प्रेजेंट है तो वहां पर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करी जाएगी, मीन्स मॉलिक्यूल की बात हो रही है। ठीक है। अगर कोई कंपाउंड प्रेजेंट है तो वहां पर भी मॉलिक्यूल की बात होगी, लेकिन वो मॉलिक्यूल्स कौन हो जाएंगे, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो अब एटम और मॉलिक्यूल ये तो दिखाई देने वाली चीज है नहीं, ठीक है, दे आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। तो इनको हम कैसे कैलकुलेट करें। मान लीजिए कोई बड़ी चीजें होती है, 1 दर्जन केले हैं भाई, काउंट करने हैं, तो आपने 1, 2, 3 ऐसे करके काउंट कर लिया। एप्पल्स रखे हैं, आपने काउंट कर लिया हाथ में उठा करके। लेकिन एटम्स और मॉलिक्यूल्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मीन्स काउंट करेंगे। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को काउंट करने के लिए हमारे पास कोई तरीका तो था नहीं। तो एवोगैड्रो साहब ने एक कांस्टेंट डेवलप किया अपने जमाने में, और उस कांस्टेंट का यूज जो है अब हमें लगता है कि पूरी रहती दुनिया तक चलेगा। हो सकता है कि इसमें कोई नया कांस्टेंट कोई ले आए, लेकिन फिलहाल जो मूल कॉन्सेप्ट में सारा कैलकुलेशन किया जाता है इसी कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में करता है, एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज द एवोगैड्रो कांस्टेंट। अभी फिलहाल आपके 10th सिलेबस में एवोगैड्रो कांस्टेंट को डायरेक्ट बता दिया गया है, लेकिन ये ड्राइव कैसे हुआ इससे रिलेटेड आपमें अभी फिलहाल कोई भी चीजें नहीं दी हुई हैं। तो डायरेक्ट अब हम लोग समझते हैं कि मोल जो है उसको रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है, मोल को कैलकुलेट कैसे करना है, ये सारी बातें हैं। तो जो मोल है इसे स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि भाई मोल कैलकुलेट करो, कैसे करोगे, तो सिंपल सा फंडा है, याद रखो ये पहला आपका रिलेशन है। आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि मोल इक्वल्स टू गिवन मास। किसी भी सब्सटेंस का जो गिवन मास होगा, मास जो हमें गिवन होगा वो किसमें है, गिवन मास इन ग्राम्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मास हमें चाहे किसी भी यूनिट में दिया हो, किलोग्राम में दिया हो, मिलीग्राम में दिया हो, कुछ भी, हमें उसे क्या करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो जो ये मास होगा इसे ग्राम में कन्वर्ट करना है, एंड इसे आप दिखाओगे स्मॉल w से। तो गिवन मास अपॉन, अगर हमें सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास पता है तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये रेशियो निकाल लोगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है।
एंड मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मोल के लिए पहला आपका एक रिलेशन हो गया, सिंपल सा फार्मूला है, मॉलिक्यूलर मास को कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज द फर्स्ट रिलेशन, बहुत सिंपल रिलेशन है, डायरेक्ट आप ये रखेंगे। अगर आपको मास गिवन है, कंडीशन को समझो, कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो रिलेशंस बनाए गए वो कैसे बनाए गए कि भाई क्वेश्चन में हमें कंडीशन क्या दी जा रही है। अगर क्वेश्चन में हमें कंडीशन दी गई है कि भाई मास है, किसी सब्सटेंस का मास है और कहा जा रहा है उसमें कितने मोल प्रेजेंट है, तो मास को हमें सबसे पहले ग्राम में देखना है कि वो मास हमें ग्राम में गिवन है या नहीं गिवन है। अगर मास ग्राम में गिवन है तो सिंपली आप क्या करोगे, ये फार्मूला या रिलेशन अप्लाई करोगे एंड इस तरीके से जो आप कैलकुलेशन करेंगे फाइनली आपका क्या निकल करके आ जाएगा, मोल। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमें मास गिवन नहीं होता है, तब हम जो है मोल को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, जब हमें मास गिवन ना हो। तो एक और रिलेशन होता है मोल कैलकुलेट करने के लिए, तब आप करेंगे मोल इक्वल्स टू, मोल को कैलकुलेट करना आप लिखेंगे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब हमने यहां पर पार्टिकल्स लिखा है, इस पार्टिकल का मतलब आप समझ लीजिए, गिवन नंबर में आपको एटम भी दिए जा सकते हैं या मॉलिक्यूल भी दिए जा सकते हैं, आयन भी दिए जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, कुछ भी, मीन्स जो भी हमारे एक एलिमेंट से या कंपाउंड से रिलेटेड। भाई केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हो, एटम, मॉलिक्यूल, यही सारी चीजें तो पढ़ते हो, आयंस पढ़ते हो। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको ध्यान देना है, पार्टिकल इज अ कॉमन टर्म फॉर एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन एटसेट्रा। ठीक है, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन, यहां पर आप लिखेंगे एवोगैड्रोस कांस्टेंट। ठीक है, एंड एवोगैड्रोस कांस्टेंट को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। एवोगैड्रो कांस्टेंट जो होता है, इसकी वैल्यू आप याद रखें, एवोगैड्रो कांस्टेंट की ये वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये आपका एवोगैड्रो कांस्टेंट का वैल्यू होता है। दिस इज अ कांस्टेंट फिगर, इसीलिए कांस्टेंट कहा जा रहा है। तो जब आप ये इस तरीके से अप्लाई करेंगे कि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है अपॉन आपने एवोगैड्रो कांस्टेंट कर लिया, तो ये डायरेक्ट आपको क्या निकल आएगा, नंबर ऑफ मोल्स वहां पर मिल जाएंगे। ये दूसरा केस है, पहले केस को समझा, ये दूसरा केस है। जो बोल रहा है उसको ध्यान से प्लीज, जहां पर भी आप बैठे हो, जिस जगह भी पढ़ रहे हो, वहां पर रूम को अच्छी तरह बंद कर लो, अपने पास एक कॉपी रखो, पेपर पेन होना चाहिए, आप पैरेलल नोट्स बनाते चलिए, और जो कंडीशन बता रहे हैं कि ये रिलेशन कहां पर अप्लाई होगा पर्टिकुलर, वो भी लिखते चलो साथ में हाईलाइट करते हुए, तो आपको न्यूमेरिकल करने में इसके आसानी होगी। न्यूमेरिकल बहुत इजी गोइंग होते हैं। नेक्स्ट जो मोल कैलकुलेट करने के लिए रिलेशन है वो ये है कि भाई हमारे पास मास भी गिवन नहीं है, हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी गिवन नहीं है, फिर भी हमसे मोल पूछा जा रहा है। दो चीजें वहां पर गायब है, ना तो मास गिवन है और ना ही वहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं, फिर भी हमसे कहा जा रहा है कि मोल कैलकुलेट करो। तो हो सकता है, आप क्वेश्चन पढ़ो तो पता चलेगा, हो सकता है कि वहां पर किसी गैस की बात हो रही है या वेपर की बात हो रही है, गैस या वेपर की बात हो रही है। तो गैस का नंबर ऑफ जो मोल है वो कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक और इंपॉर्टेंट सीधा सा सिंपल सा रिलेशन होता है। उसमें आपको क्या करना है, मोल ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ये फार्मूला केवल गैस सब्सटेंसेस के लिए अप्लाई हो रहा है। मोल्स ऑफ अ गैस, कोई भी गैस है, इक्वल्स टू आप लिखेंगे गिवन वॉल्यूम या नोन वॉल्यूम, या जो भी क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा ना, लिखा रहेगा क्वेश्चन में, तो उसको गिवन वॉल्यूम या नोन वॉल्यूम भी आप बोल सकते हैं। तो गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, दैट गैस अपॉन स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ गैस। वो जो गैस है उसका स्टैंडर्ड वॉल्यूम आप रखेंगे, गिवन वॉल्यूम के साथ उसका एक रेशियो बनाएंगे। तो ये जो आपका यहाँ पर कैलकुलेशन निकल करके आएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हमें गैस के मोल्स पता चल जाएंगे। इस तरीके से हमें गैस के मोल्स पता चल जाएंगे। ठीक है बेटा, अब एक क्वेश्चन है कि भाई स्टैंडर्ड वॉल्यूम क्या होता है। तो स्टैंडर्ड वॉल्यूम को आपको ध्यान देना है। ये जो स्टैंडर्ड वॉल्यूम है, हम लोग अक्सर पढ़ते होंगे दो चीजें, जरा ध्यान दीजिए। एक होता है आप लिखते हो एनटीपी, एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है,
नॉर्मल टेम्परेचर यूजुअली रूम टेम्परेचर की बात होती है, इसको हम रूम टेम्परेचर भी बोलते हैं। और नॉर्मल टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो कितना होता है, तो वो आपको याद रखना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी केल्विन में इसको कन्वर्ट करना है, तो 25 प्लस 273 केल्विन कर देंगे, इस तरीके से आपका ये आ जाएगा नॉर्मल टेम्परेचर। लेकिन वहीं पर एक दूसरी चीज आप देखते होंगे, लिखा रहता है STP, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं ध्यान दिया तो प्लीज आप ध्यान दें। STP लिखा होता है, STP का मतलब क्या हो गया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। अच्छा, प्रेशर दोनों जगह सेम होगा, टेम्परेचर में बस चेंज है, प्रेशर दोनों जगह सेम होगा। ये प्रेशर क्या है, दिस इज 1 एटमॉस्फेयर, और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर की जो वैल्यू है ये आपको याद रखना है। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर की वैल्यू mmHg में आपको लिखना है 760 mmHg। आ रही बात समझ में? सेंटीमीटर में पूछा जाएगा तो एक जीरो आप कम कर देंगे, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो S है एक छोटा सा निमोनिक है, याद रखोगे, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। S फॉर स्टैंडर्ड और S फॉर शून्य, S फॉर स्टैंडर्ड, S फॉर शून्य, शून्य मीन्स जीरो। तो जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, जो आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, या आप इसी को कह सकते हो 273 केल्विन, ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कह लो या 273 केल्विन टेम्परेचर बोल लो, ये क्या होता है, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। और ये देखा गया कि किसी भी गैस के XYZ कोई भी गैस हो, कितनी भी लाइटर गैस हो, कितनी भी डेंसर गैस हो, एलिमेंटल गैस हो या कंपाउंड गैस हो। अब यहाँ पर एलिमेंटल गैस का मतलब क्या है, तो जैसे कहीं पर आपने H2 डाइहाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, डाइहाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन गैस, Cl2 क्लोरीन गैस की बात कर रहे हैं, Br2 ब्रोमीन वेपर्स की बात कर रहे हैं, ब्रोमीन वेपर्स ही ब्रोमीन गैस है। तो जब आप इनकी बात करते हो पर्टिकुलर, तो ये क्या है, ये एलिमेंटल गैस है, एलिमेंट्स है। हाइड्रोजन क्या है, एलिमेंट है, क्लोरीन क्या है, एलिमेंट है, क्योंकि इसके पूरे कॉम्पोजिशन में 100% शुरू से लेकर लास्ट तक जितने भी आप एटम्स या मॉलिक्यूल्स देखोगे ना, वो सब सिमिलर काइंड ऑफ है ना। तो ये प्योर सब्सटेंस में काउंट किया जाता है। और जो कंपाउंड है, प्योर सब्सटेंस वो भी है, लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो चीज होती है, ये होता है हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो याद रखना है बच्चों, जो ये हमारे कंपाउंड्स होते हैं वो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल कैरी करते हैं। तो जैसे वहीं पर आपने H2 बोला था, तो ये एलिमेंटल गैस हो गया, नहीं, लेकिन अगर आपने HCl कहा, तो HCl जो है वो क्या है, वो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, दिस इज अ कंपाउंड गैस। इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है ना। तो ये 273 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है उसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहते हैं। और याद रखिए कि स्टैंडर्ड कंडीशन में जब किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम चेक किया गया तो पाया गया, ये काम भी एवोगैड्रो ने किया, 1 मोल गैस के, कोई भी गैस हो, उसके 1 मोल का जब वॉल्यूम चेक किया गया स्टैंडर्ड कंडीशन में, STP की कंडीशन में, तो वो वॉल्यूम मैक्सिमम जो पाया गया दैट इज 22। ये जो स्टैंडर्ड वॉल्यूम होता है इसकी वैल्यू आपसे पूछी जाएगी, तो आप बताओगे दिस इज 22.4 लीटर, ठीक है, इतना 22.4 लीटर्स। या अगर आपको इसी को मिलीलीटर में या क्यूबिक सेंटीमीटर में रखना हो तो आप क्या रखेंगे, ये हो जाएगा आपका 22,400 मिलीलीटर। या कई बार आप देखते होंगे CM³ लिखा होता है, तो CM³ का मतलब वही है ना, क्यूबिक सेंटीमीटर, या CM³ ना लिख करके CC लिख दिया जाता है, तो CC का मतलब भी हो गया आपका क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये जो 3 रिलेशंस हैं, ये डायरेक्ट आपको मोल कैलकुलेट करने के लिए, कि भाई आप मोल कैसे कैलकुलेट करोगे, नोट करो। इसके बाद आगे चलते हैं कि मोल को और क्या कहा जा सकता है। भाई मोल तो आप समझ गए, मोल तो एक डायरेक्ट मीनिंग है कि मोल, है ना, लेकिन मोल के कुछ और भी तो नाम हो सकते हैं। जैसे आप ही का कोई नाम है, आपका कुछ भी नाम हो, जैसे मान लो आपका नाम कुछ भी आपका नाम है, स्कूल में आपके फ्रेंड आपको कुछ बोलते हैं, घर में आपका कुछ निकनेम होगा, है ना। इसी तरीके से मोल के भी कुछ निकनेम्स हैं। तो वो निकनेम्स क्या है, जरा उस पर ध्यान दो। आप 1 मोल को, इन जनरल आपके पास 1 मोल है, 1 मोल को और आप क्या कह सकते हो,
तो 1 मोल को हम दो और नाम ले सकते हैं। 1 मोल को हम बोल सकते हैं 1 ग्राम एटम, इसको 1 ग्राम एटम बोल सकते हो, या आप इसी को 1 ग्राम मॉलिक्यूल कह सकते हैं। इसे 1 ग्राम एटम कह सकते हो या आप इसे 1 ग्राम मॉलिक्यूल बोलोगे। इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है, तो इसका जो दूसरा निकनेम है वो हो गया आपका ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, आप इसे ग्राम एटॉमिक मास बोल सकते हैं, या इसी का जो सेकंड नेम है वो आप बोल सकते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो ये दो निकनेम है अपने पर्टिकुलर कैटेगरी में जो हम 1 मोल के लिए यूज कर सकते हैं। 1 मोल को आप 1 ग्राम एटम भी बोल सकते हो, या इसे 1 ग्राम मॉलिक्यूल भी कह सकते हो। अभी बताते हैं कि कंडीशन क्या है। या आप इसे ग्राम एटॉमिक मास बोल सकते हो 1 मोल को किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल सकते हो। अब देखो कंडीशन क्या है बेटा, तो कंडीशन पे ध्यान देना। अगर कहीं पर 1 ग्राम एटम है तो 1 ग्राम एटम टर्म कहां पर यूज करोगे, एटम टर्म हम वहां पर यूज करेंगे 1 मोल के लिए। 1 मोल का मतलब 1 ग्राम एटम टर्म वहां पर यूज करोगे जिन सब्सटेंसेस में मॉलिक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। अब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इतना तो आपको समझ में आ गया ना कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनको मेटल और नॉन मेटल्स में ब्रॉड स्पेक्ट्रम पर डिवाइड किया गया है। मेजर जो 4 कैटेगरी है, मेटल्स हो गए, नॉन मेटल्स हो गए, मेटलॉइड हो गए, और इनर्ट गैसेस जिनको नोबल गैस एलिमेंट्स भी कहा जाता है। तो इसमें जो बल्क होती है वो किसकी होती है, मेटल्स और नॉन मेटल्स की। और ऑल द मेटल्स आर मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक मीन्स वहां पर एटम्स तो होते हैं बट वहां पर मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। तो अगर कोई सब्सटेंस है जो मेटल है, मेटल के लिए आपका 1 मोल की बात करी जा रही, तो वहां पर हम मेटल के 1 मोल को उसका 1 ग्राम एटम भी बोल सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर कोई ऐसा सब्सटेंस हो जहां पर मॉलिक्यूल्स मीन्स नॉन मेटल या कोई कंपाउंड, तो नॉन मेटल और कंपाउंड में क्या पाए जाते हैं, मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। नॉन मेटल्स में होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो कंपाउंड्स होते हैं वहां पर हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो उसके लिए हम टर्म यूज कर सकते हैं 1 मोल के लिए 1 ग्राम मॉलिक्यूल। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों। इसके बाद अगला जो एक मीनिंग है मोल को और क्या कह सकते हैं, तो मोल को हम डायरेक्ट ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास को सिंपल लैंग्वेज में आपने कहीं देखा होगा लिखा रहता है GAM, है ना, बुक में लिखा होगा GAM का मतलब है ग्राम एटॉमिक मास, या कहीं पर लिखा रहता है GMM का मतलब हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो इस तरीके से भी हम मोल को बोल सकते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल से हम आपको बात क्लियर करना चाहेंगे। मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि राइट द मीनिंग ऑफ 1 मोल सोडियम। ठीक है, सोडियम एक एलिमेंट है और एलिमेंट में भी आप जानते हैं कि सोडियम जो है वो एक मेटल है। ठीक है ना, सोडियम को रिप्रेजेंट किया जाता है Na से। इसका एटॉमिक नंबर होता है 23 और जो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है, और जो इसका एटॉमिक मास है दैट इज 23। एटॉमिक मास इसका कितना है 23। तो अब आपसे क्या कहा गया था, राइट द मीनिंग मतलब बताना है आपको 1 मोल ऑफ सोडियम। तो देखिए यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसमें से आप क्या उठाएंगे, कौन सी चीज उठाएंगे, भाई ये मेटल है ना, मेटल में क्या पाया जाता है, केवल एटम्स। तो यहाँ पर आप इस वाले रिलेशन को रखेंगे, मीन्स कि इसके सॉल्यूशन में या इसके आंसर में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बिकॉज 1 मोल इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास GAM। सो 1 मोल Na मीन्स सोडियम इक्वल्स टू, अब सोडियम का एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए तभी आप लिख पाओगे, तो आप लिखोगे 23। सोडियम का एटॉमिक मास कितना है 23, तो आपने लिख दिया दिस इज 23 ग्राम सोडियम। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। आपसे पूछा गया था कि भाई मीनिंग लिखना है 1 मोल सोडियम का, आपने डायरेक्ट देखिए ये रिलेशन अप्लाई किया। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको एक बड़ा गोल अचीव करा सकते हैं। तो 1 मोल मीन्स
ग्राम एटॉमिक मास, आपने लिख दिया 1 मोल सोडियम मीन्स 23 ग्राम सोडियम, बिकॉज सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 23 है, एंड इस 23 को हम लोगों ने ग्राम में रिप्रेजेंट किया। आ रही बात समझ में? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, और क्या हो सकता है यहाँ पर, किस तरीके से कुछ और रिलेशन हो सकते हैं, तो उन रिलेशंस में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अभी हम पीछे आपको बता भी चुके हैं स्टैंडर्ड वॉल्यूम के लिए, लेकिन फिर भी आप लिख लो, रिलेशन याद रहे तो ज्यादा अच्छा है। 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी अपने पास गैस है, इक्वल्स टू 22.4 लीटर्स एट एसटीपी। ये बेटा ध्यान देना, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड जो कंडीशंस है वहां पर आपको हमेशा ध्यान देना कि कैलकुलेशन करनी है 1 मोल के लिए। तो ये जो वॉल्यूम होगा इसको क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड वॉल्यूम। दिस इज नोन एज द स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो ये एक रिलेशन, ये भी आपको ध्यान देना, इस तरीके से चीजें आ जाएंगी। नेक्स्ट जो रिलेशन है वो और क्या हो सकता है, तो कई बार क्या होता है कि हमें ये पूछ लिया जाता है कि भाई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इस टाइप की चीजें अक्सर आती हैं, हमसे पूछ लिया जाता है कि भाई हमारे पास 1 मोल जो है उससे रिलेटेड तो हमने कैलकुलेशन कर लिया, या कुछ जो भी मोल है मोल से रिलेटेड कैलकुलेशन कर लिया, लेकिन 1 पर्टिकुलर एटम या 1 पर्टिकुलर जो हमारे पास मॉलिक्यूल होगा उससे रिलेटेड कैलकुलेशन कैसे करें। तो मोल कॉन्सेप्ट में आप ध्यान रखेंगे, जैसे आपसे कभी ये पूछ लिया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना के हाईलाइट करके नोट कर लेना, पूछा जाए आपसे मास ऑफ 1 एटम, या ये कह दिया जाए मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एनीथिंग, कोई भी सब्सटेंस है उस सब्सटेंस के 1 एटम या 1 मॉलिक्यूल का मास पूछा जा रहा है बेटा। तो सिंपल फंडा है, अगर एटम आपसे पूछा गया तो आप लिखेंगे ग्राम एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो कांस्टेंट। अगर आपसे 1 मॉलिक्यूल के लिए पूछा जा रहा है तो आप लिखेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास अपॉन एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो यहां पर जो चीज हम आपको बता रहे हैं वो ये है, दिस इज GAM और GMM। GAM का मतलब हो गया ग्राम एटॉमिक मास, GMM का मतलब हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये हमें तब यूज करना है जब 1 एटम के लिए पूछा गया, और GMM ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमें तब यूज करना है जब 1 मॉलिक्यूल के मास का कैलकुलेशन आपसे करवाया जा रहा है। अपॉन आपके यहाँ पर चीज अप्लाई करेंगे, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अभी पार्टिकल्स बोले तो पार्टिकल का मतलब एक कॉमन टर्म हो गया ना, पार्टिकल का मतलब एटम भी हो सकता है, पार्टिकल का मतलब मॉलिक्यूल भी हो सकता है, बात समझ में आ गई। तो जब भी आपसे किसी एक एटम के या किसी एक मॉलिक्यूल के मास का कैलकुलेशन कराया जाएगा तो आपको सिंपल ये वाला रिलेशन अप्लाई कर देना, इस तरीके से आपका जो न्यूमेरिकल है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा और आपको बहुत कम टाइम में चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है कि जैसे आपसे ये कहा गया कि सोडियम के 0.5 मोल है, सपोज 0.5 मोल है, अब 0.5 मोल का इतना मास है, तो अब अपन क्या देखेंगे कि भाई 0.5 मोल का इतना मास है तो फिर 1 मोल में जो पार्टिकल्स है उनका क्या मास होगा, ठीक है। फिर उन पार्टिकल्स के रिस्पेक्ट में हम फिर यूनिटरी मेथड में जाएंगे, कहेंगे कि अब 1 एटम का क्या होगा, तो मतलब 3rd स्टेप में जाके ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है। अरे भैया 1 एटम का पूछा गया था ना, तो 3 स्टेप में क्यों करोगे, डायरेक्ट रिलेशन अप्लाई करो। डायरेक्ट रिलेशन क्या है, क्योंकि 1 मोल का मतलब क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अपॉन क्या कर देना है, एवोगैड्रो कांस्टेंट कर देना। डायरेक्ट यूनिटरी मेथड है, आप अप्लाई करेंगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, टिंग टॉन्ग। आ रही ना बात समझ में। तो ये रिलेशंस बहुत अच्छी तरीके से याद कर लो और इन्हें अपने दिमाग में बिठा लो। नेक्स्ट जो भी आपसे रिलेटेड, जो आपके बोर्ड्स में जितने भी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, हर एक न्यूमेरिकल का एक पर्टिकुलर टाइप, 2 पर्टिकुलर टाइप जो भी होंगे वो एक्सप्लेन करते जाएंगे,
ठीक है ना। तो बने रहिए साथ में, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वायरल कीजिए। थैंक यू।